एक बात को सोच के देखिए कि 2001 में एक इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी थी, सिर्फ एक रिपोर्ट, और उस एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नक्शा बदल दिया। और आज उस रिपोर्ट की वजह से एक ऐसा संगठन खड़ा हो गया है जो सीधे बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज कर रहा है, जो डॉलर को न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा है और जो 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर भी बन सकता है। उसका नाम है ब्रिक्स। जी हाँ, आज मैं तुम्हें बताऊंगा ब्रिक्स की पूरी कहानी, इसको कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया और इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तुम दुनिया को एक अलग ही नजर से देखोगे। चलते हैं एकदम शुरुआत से। 2001 का साल था और जगह थी गोल्डमैन सैक्स का ऑफिस न्यूयॉर्क, और एक आदमी जिसका नाम था जिम ओ'नील, जिसका मैं अभी नाम ले रहा हूं, वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था। उसकी नौकरी थी दुनिया की इकोनॉमीज को एनालाइज करना, और उस साल उसने कुछ ऐसा देखा जो और कोई नहीं देख पाया था। उसने देखा कि 4 देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश इस तरह से ग्रो कर रहे हैं कि 2050 तक ये G7 यानी कि अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इनको भी पीछे छोड़ सकते हैं। उसने एक पेपर लिखा, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, और इस पेपर में पहली बार दुनिया ने ब्रिक्स नाम के शब्द को सुना। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिम ओ'नील ने सिर्फ एक एनालिसिस की थी, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, ये सिर्फ एक नंबर था, यानी कि सिर्फ एक डेटा। लेकिन पॉलिटिशियन बहुत स्मार्ट होते हैं। जब पॉलिटिशियंस ने इसको देखा तो वो सोचने लगे कि अगर ये 4 देश सच में एक साथ आ जाएं तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज हो सकता है। 2001 में पेपर पर लिखी हुई एक बात ने 2006 में पहला कदम बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली चल रही थी और पहली बार ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना सबके फॉरेन मिनिस्टर एक साथ मिले। एक इनफॉर्मल मीटिंग सिर्फ बात करने के लिए रखी गई थी, लेकिन ये मीटिंग हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गई। 2009 में पहला ऑफिशियल ब्रिक्स समिट हुआ और ये जगह थी येकातेरिनबर्ग, रशिया। और यहाँ इन 4 देशों ने ऑफिशियली डिसाइड किया कि हम एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में हम एक साथ चलेंगे। हम वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करेंगे। लेकिन वेट, एक चीज गौर करने लायक है, अभी तक नाम था ब्रिक बिना एस के, तो ये एस कहां से आया। 2010 में साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में इनवाइट किया गया ज्वाइन होने के लिए, और तब से इस ग्रुप का नाम ब्रिक्स हो गया। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुप नहीं था, अब ये एक पॉलिटिकल सिग्नल बन चुका था और अफ्रीका भी इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन गया था। लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों ने ये ग्रुप आखिरकार बनाया क्यों। जिम ओ'नील ने पेपर पे लिख दिया था इसलिए तो नहीं बनाया होगा, कुछ और भी रीजन रहा होगा। तो अगर तुम समझना चाहते हो कि ब्रिक्स क्यों बना, तो समझते हैं कि डॉलर की ताकत क्या है और IMF और वर्ल्ड बैंक क्या खेल खेल रहे हैं। एक बार हम सोच के देखते हैं कि दुनिया में कोई भी 2 देश ट्रेड करते हैं, मान लो कि इंडिया और ब्राजील कोई डील साइन करते हैं और आपस में ट्रेड करते हैं, दोनों के पास अपनी करेंसी है, लेकिन जब ये देश ट्रेड करेंगे तो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी बन गया था, यानी कि दुनिया का ATM है जो कि डॉलर के थ्रू ही चलता है। अब आते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पे कि आखिरकार ये है क्या। ब्रेटन वुड्स को समझने के लिए हम एक थोड़ा पीछे चलते हैं कि 1944 में जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो 44 देशों के लीडर्स एक जगह मिलते हैं ब्रेटन वुड्स न्यू हेमिस्फीयर अमेरिका में, और यहाँ उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी दुनिया को कंट्रोल करता है। डिसाइड हुआ कि दुनिया की सारी करेंसीज का बेस होगा अमेरिकन डॉलर और डॉलर का बेस होगा गोल्ड। मतलब एक तरीके से अमेरिका बन गया दुनिया का फाइनेंशियल किंग। उसी वक्त बने थे IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही बनाया गया और दोनों पे अमेरिका का कंट्रोल दे दिया गया।
ये था वो एग्रीमेंट जिसने डॉलर को भगवान बना दिया और बाकी दुनिया को उसका भक्त। अब जरा सोचो कि इस सबसे अमेरिका को क्या फायदा होता है। यदि अमेरिका की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपली वो और डॉलर प्रिंट कर सकता है और दुनिया उसे एक्सेप्ट भी करती है, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है। ये एक ऐसा प्रिविलेज है जो सिर्फ अमेरिका को मिला हुआ है। इसका नाम है एक्सऑर्बिटेंट प्रिविलेज। अब IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन 1944 में बनाए गए थे और दोनों पर कंट्रोल अमेरिका का और यूरोप का। जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री, इंडिया, ब्राजील, अफ्रीका, इनसे लोन मांगते हैं तो वो कंडीशंस भी वेस्टर्न कंट्रीज ही तय करती हैं। ये पॉलिसीज लाओ, ये रिफॉर्म्स करो, ये करो, वो मत करो, सब कुछ यूरोप से कंट्रोल होता है। और यही था फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म नए रूप में। ब्रिक्स इसलिए बनाया गया था ताकि डेवलपिंग कंट्रीज एक अल्टरनेटिव खड़ा कर सके, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ वेस्टर्न रूल से ना चले, अपने रूल से वो लोग चला सके। और अब बात करते हैं ब्रिक्स के 5 पिलर्स के बारे में। सबसे पहला पिलर यानी कि ब्राजील। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग ले तो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट जो कि दुनिया के लंग्स कहे जाते हैं, वो यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में ब्राजील इतना अमीर है कि समझो नेचर ने उन पे पैसे की बारिश कर रखी हो। आयरन ओर, सोयाबीन, ऑयल, शुगर, ब्राजील दुनिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्रिक्स में ब्राजील की आखिरकार जरूरत क्या थी? लैटिन अमेरिका की आवाज बनने के लिए। डेवलपिंग वर्ल्ड में एक बड़ा प्रेजेंस है और वेस्टर्न डोमिनेटेड ट्रेड सिस्टम से आज़ादी के लिए ब्राजील की बहुत ही बड़ी भूमिका है। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जहां पे 11 टाइम जोन एक साथ काम करते हैं। एक कंट्री में 11 डिफरेंट सनराइज, बिलीव कर सकते हो? रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है। नेचुरल गैस और ऑयल में रशिया एक जायंट की तरह बिहेव करता है और पॉलिटिकली रशिया हमेशा से वेस्टर्न डोमिनेंस का विरोधी रहा। सोवियत यूनियन टूट जरूर गया लेकिन रशिया का एम्बिशन कभी नहीं टूटा। ब्रिक्स रशिया के लिए क्या था? एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह था। अमेरिका और यूरोप के साथ टेंशन के बीच रशिया ने ब्रिक्स को अपना अल्टरनेटिव नेटवर्क बनाया। अब बात करते हैं अपने देश की, यानी कि भारत। भारत में लगभग 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो होती इकोनॉमी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। IT सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बनने की ताकत रखता है। फार्मास्यूटिकल में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी इंडिया को मिला हुआ है और एक डेमोक्रेसी जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। इंडिया ब्रिक्स में इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इंडिया अमेरिका का दोस्त भी है और क्वाड का मेंबर भी है और रशिया का भी दोस्त है। S-400 खरीदने के बाद तो उनकी दोस्ती गहरी हो गई है। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी हैं, लेकिन ब्रिक्स में सबके साथ बैठ के बात भी करता है। इंडिया की स्ट्रेटजी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, किसी के कैंप में मत जाओ और अपने फायदे के हिसाब से मूव्स करो। यही तो है विश्व गुरु बनने का रास्ता। अब बात करते हैं चाइना की, वो देश जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है। 1978 में डेन जियोपिंग ने ऐसा रिफॉर्म किया था कि सिर्फ 40 सालों में चाइना ने एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन गया। मेड इन चाइना हर घर में अवेलेबल है, हर देश में अवेलेबल है। चाइना ब्रिक्स का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। चाइना के पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है और एक चाइना जो है वो एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है जिसमें वो टॉप पर बैठा हो। लेकिन यहाँ एक टेंशन भी है। ब्रिक्स एक इक्वल पार्टनरशिप का प्लेटफॉर्म है, लेकिन चाइना हमेशा सीनियर पार्टनर बनना चाहता है। बाकी देश खासकर इंडिया ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, जो कि सबसे बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी कही जाती है। मंडेला की धरती, गोल्ड और डायमंड का घर और अफ्रीका के बाकी 54 देशों की आवाज। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स बिना अफ्रीका के इनकम्प्लीट था। अफ्रीका में भी 1.4 बिलियन लोग, इमेंस रिसोर्सेज और फ्यूचर ग्रोथ का इंजन कहा जाता है। उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी थी। 2014 में ब्रिक्स ने एक बड़ा कदम उठाया। न्यू डेवलपमेंट बैंक स्पेशली ब्रिक्स के लिए बना दिया, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में और इसकी इनिशियल कैपिटल $100 बिलियन थी। इसका मोटिव IMF और वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। अब डेवलपिंग कंट्रीज को वेस्टर्न कंडीशन पे डिपेंड नहीं करना था। अपना बैंक होगा तो अपने रूल्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन ले सकते हैं बिना पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के। अभी तक NDB ने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स फंड किए हैं।
रोड, ब्रिजेज, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर सप्लाई, मोस्टली एशिया और अफ्रीका में। 2023 में जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स का 15वां समिट होता है और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। 6 नई कंट्रीज को ब्रिक्स में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट किया गया। इनमें सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना शामिल थे। सोचो, सऊदी अरबिया ब्रिक्स में, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर अब अमेरिका के खिलाफ कैंपेन में मदद कर सकता था। और ईरान का ब्रिक्स में आने का मतलब है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि ग्लोबल साउथ एकजुट हो रहा है और 2024 तक ब्रिक्स के मेंबर्स में दुनिया की 45% पॉपुलेशन, 35% ग्लोबल जीडीपी और 40% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इंक्लूडेड है। अब इसको अगर हम G7 से कंपेयर करें तो G7 जो है दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज का क्लब है और अब जीडीपी में ब्रिक्स से पीछे जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने ये आता है कि क्या ब्रिक्स डॉलर को रिप्लेस कर सकता है? ये डिबेट आज दुनिया में सबसे हॉट टॉपिक है और मैं तुम्हें दोनों साइड्स बताऊंगा। ब्रिक्स देशों ने शुरू किया है कि आपस में लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। इंडिया रशिया ट्रेड रुपी और रूबल में होता है, चाइना ब्राजील में युआन में। ये डी डॉलराइजेशन का पहला कदम है। सऊदी अरबिया ने भी सिग्नल दे दिया है कि वो ऑयल की पेमेंट युआन में एक्सेप्ट कर सकता है और अगर ये हो गया तो पेट्रो डॉलर सिस्टम पूरे तरीके से हिल जाएगा और पेट्रो डॉलर ही डॉलर की ताकत का असली पिलर है। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट लेकिन है, डॉलर को रिप्लेस करना उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉलर पर अभी भी ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। डॉलर एक स्टेबल करेंसी है और ग्लोबली एक्सेप्ट भी की जाती है। ब्रिक्स की कोई शेयर्ड करेंसी अभी तक नहीं बनी है और ब्रिक्स के अंदर खुद इंडिया और चाइना का ट्रस्ट एक दूसरे पर उतना अच्छे तरीके से नहीं है। तो शॉर्ट में एक आंसर देता हूं कि डॉलर इमीडिएटली खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसकी डोमिनेंस जरूर कम हो सकती है, लेकिन ये एक 20 से 30 साल का प्रोसेस है। ब्रिक्स परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। सबसे पहली प्रॉब्लम है इंडिया वर्सेस चाइना। दोनों एक ही ग्रुप में है, लेकिन बॉर्डर्स पर टेंशन हमेशा बनी रहती है। गलवान वैली 2020 में जो हुआ था वो सबको पता है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों एशिया में डोमिनेंस चाहते हैं। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ब्रिक्स को कमजोर करता है। दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो है कि कोई शेयर्ड विजन नहीं है। रशिया चाहता है कि वेस्टर्न सैंक्शन से बचता रहूं, चाइना चाहता है कि वर्ल्ड ऑर्डर लीड करूं, इंडिया चाहता है कि मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखूं और ब्राजील चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाऊं। सबके गोल्स अलग अलग हैं, कॉमन एनिमी जरूर है इनका, लेकिन ये काफी नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है डेमोक्रेटिक वर्सेस अथॉरिटेरियन। इंडिया और ब्राजील दोनों डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन चाइना और रशिया दोनों अथॉरिटेरियन रेजिम्स हैं। ये वैल्यू मिसमैच एक डीप फॉल्ट लाइन है। तो क्या इसका कोई फ्यूचर है? गोल्डमैन सैक्स का ओरिजिनल प्रेडिक्शन था कि 2050 तक ब्रिक्स कंट्रीज G7 से बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगी और वो प्रेडिक्शन सच होती दिख भी रही है। इंडिया 2027-28 तक वर्ल्ड का तीसरी इकोनॉमी बन सकती है और चाइना ऑलरेडी दूसरे नंबर पर तो है ही। ब्रिक्स में अगर गल्फ कंट्रीज फुली इंटीग्रेट हो जाएं तो ये एक ऐसी इकोनॉमी ब्लॉक बना लेंगे जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई। ये एक तरीके से आप इसको कोल्ड वॉर 2.0 कह सकते हैं, लेकिन इस बार बिना वेपन्स के। इस बार करेंसीज, ट्रेड रूट्स और अलायंसेज हैं और इंडिया इस गेम में एक यूनिक पोजीशन पर है। वेस्टर्न वर्ल्ड से दोस्ती भी बनाए हुए है और ब्रिक्स का मेंबर भी है। सबका पार्टनर है, किसी का गुलाम नहीं है। तो यही थी ब्रिक्स की पूरी कहानी। 2001 के एक इकोनॉमिस्ट के पेपर से लेके आज दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमिक अलायंस तक। एक बात याद रखना, हिस्ट्री में जो भी पावर शिफ्ट हुआ है उसमें हमेशा एक अल्टरनेटिव सिस्टम को जन्म दिया है। ब्रिटिश एम्पायर के बाद डॉलर आया, डॉलर के बाद क्या आएगा ये हम सबके सामने चल रहा है लाइव। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी जियोपॉलिटिक्स की डीप डाइव्स में रेगुलरली लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।